हाय स्टूडेंट, मैं हूं असगर सर। और आज हम लोग 12th की केमिस्ट्री चैप्टर 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव मैंने इसमें जो प्रिंट आउट अभी लिया हुआ है इस सेशन में वो 34 है। तो 34 ऑब्जेक्टिव में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, पूरा उसका उत्तर दिया जाएगा। उसमें आप 34 ऑब्जेक्टिव में आप आराम से नहीं तो 60 ऑब्जेक्टिव इसमें कवर हो जाएगा इस 34 ऑब्जेक्टिव में डबल, क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन होगा तो एक ऑब्जेक्टिव से आप 3-4 ऑब्जेक्टिव इसमें बन जाएगा। तो इसका सीरीज आएगा, देखेंगे ज्यादा लंबा वीडियो ना हो तो इस सीरीज में कर देंगे हम, जैसे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का एक वीडियो होगा, जितना उसमें ऑब्जेक्टिव आएगा फिर अगला सीरीज में अगला वीडियो होगा। तो इसको फुल सीरीज को आप देखिएगा, सीरीज वाइज इसमें डालेंगे आपको एक एक करके। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 है सरफेस केमिस्ट्री। इसका पहला क्वेश्चन है, आपके दिख रहा है यहाँ पर प्रिंट निकाला हुआ मैंने, कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। तो रासायनिक अधिशोषण पहला का जो आंसर है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया, इसका ऑप्शन है बी नंबर। क्यों? ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण कैसा है? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय एक अभिक्रिया है ये। ठीक, अनुत्क्रमणीय क्यों कहा गया? देखिए, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है कि एक ये मेटल है, मान लिया मैंने एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर कौन आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो एल्यूमिनियम से O2 जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया इसने। तो Al2O3 जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इधर ये 2 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बना यह चीज जो बना हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से दोबारा ये क्या है, Al और O2 नहीं बन सकता है, इसलिए इसको बोला था अनुत्क्रमणीय। मान एक बार अभिक्रिया अगर ये यहाँ से अभिक्रिया यहाँ हो गई, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा नहीं बन सकता ये, तो इसलिए इसको कहा गया कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये। तो एक चीज और याद रखिए कि रासायनिक अधिशोषण जो है, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, ये तो एक आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर हो गया, अधिशोषण, सॉरी रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण है तो ऑब्जेक्टिव का आंसर हो गया। रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। क्यों होता है पता चल गया। ठीक है, अब इसका रासायनिक अधिशोषण में 2-3 बात और जान लीजिए। यहीं पर ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है कि इसमें केवल एक परत होता है। कैसा होता है? रासायनिक अधिशोषण में केवल एक परत बनता है, एक परत होता है, इसमें केवल एक परत होता है। कैसे? क्यों? क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन मिलेगा तो इस पर लेयर बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, यहाँ पर क्या बन जाएगा? Al2O3 बन जाएगा। तो और दोबारा से जब तक एल्यूमिनियम यहाँ Al2 बन गया, ऑक्सीजन दोबारा आएगा नहीं एल्यूमिनियम के पास, तो दोबारा से इसका लेयर बनेगा नहीं। जब तक Al2O3 हटेगा नहीं पूरी कंप्लीटली यहाँ से, तब तक ये नहीं रिएक्शन कर सकता है। यानी इसका मतलब सिर्फ केवल इसमें क्या होता है? एक ही लेयर होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन ही हो गया। दूसरा हो गया क्या कि इसमें जो एंथैल्पी होता है, रासायनिक अधिशोषण में जो एंथैल्पी का मान होता है वो 40 से लेकर के 400 किलो जूल होता है। दूसरा हो गया। तीसरा इसमें ऑप्शन क्या पूछ सकता है? देखिए, इसमें तीसरा ऑप्शन ये आ सकता है कि यह उच्च ताप पर होता है। किस ताप पर होता है? यह उच्च ताप पर होता है, उच्च ताप पर होता है, उच्च ताप पर होता है। और उच्च ताप पर होता है तो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ऑप्शन आ सकता है कि वो कौन सा अभिक्रिया है जो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ये तो उच्च ताप पर होता है। अगला क्या है? ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अगला इसमें और एक ऑप्शन आ सकता है कि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बढ़ाएंगे, देखिए यह पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बहुत अधिक बढ़ता है। अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बहुत अधिक बढ़ता है, ये बहुत अधिक। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना ये रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बहुत अधिक बढ़ता है, बहुत अधिक बढ़ता है। अब देखिए, एक आपके ऑब्जेक्टिव से ये 3-4 ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? इसमें सिर्फ एक, केवल एक परत होता है। एंथैल्पी कितना होता है इसमें? 40 से 400 किलो जूल। इस उच्च ताप पर होता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बहुत अधिक बढ़ता है। तो रासायनिक अधिशोषण में 5 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव यहां पर एक कीजिएगा, 5 ऑब्जेक्टिव फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक करके स्किप मत कीजिए वीडियो को। ठीक है, दूसरा मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो चीनी के घोल में किसमें नहीं पाया जाता? दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर है ए नंबर, चीनी के घोल में। चीनी के घोल में। आखिर चीनी के घोल में क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये वास्तविक विलयन होता है।
चीनी को जब अगर हम पानी में घोल देंगे तो एकदम प्रॉपर घोल जाता है, उसको वास्तविक विलयन बोलते हैं। तो इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता। टिंडल प्रभाव मतलब क्या कि किसी विलयन से अगर हमने लाइट को पास किया जाए, रास्ता बन जाए, इसमें इस विलयन में रास्ता दिख रहा है ना लाइट के जाते हुए, ये टिंडल प्रभाव होता है। ये टिंडल होता है। तो टिंडल इसमें शो नहीं होता है, क्यों? ये वास्तविक विलयन। अब यहाँ पर क्या है, इसमें शो हो रहा है तो वास्तविक विलयन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आपका कोलाइड विलयन हो जाएगा या फिर निलंबन होगा। उसमें क्या होता है, आपका ये टिंडल प्रभाव शो होता है। लेकिन वास्तविक विलयन होता है उसमें नहीं होता। तो चीनी के घोल कैसा है, ये वास्तविक विलयन है। तो वास्तविक विलयन में वास्तविक विलयन होता है, वो क्या होता है, कभी भी टिंडल प्रभाव को शो नहीं करता है। दूसरा हो गया क्वेश्चन। तीसरा नंबर है, दूसरा पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस, देखिए तीसरा क्वेश्चन आप यहां पढ़िए, उसका आंसर भी बताते हैं, पीछे पढ़ देते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन इसको ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो चारकोल के द्वारा, तो पहले चारकोल क्या होता है, एक कोयला का ही रूप है जिसमें कार्बन 80% होता है। कार्बन कितना होता है, 80% पहला। अब आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है ए नंबर, ये दिया है CO। दूसरा नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है NH3, फुल एक्सप्लेनेशन बताएंगे। और ये तीसरा नंबर जो दिया हुआ है NCl3, और चौथा जो ऑप्शन डी ऑप्शन दिया हुआ है H2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चारकोल का अधिशोषण सबसे अधिक माने कौन होगा, यहाँ पर CO होगा कि NH3 होगा कि NCl3 होगा कि H2 होगा। इसका फुल एक्सप्लेनेशन ये है कि आप देखिए इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन है इसका आंसर जो होगा, वो आंसर बताता हूं। आंसर इसका बी होगा, NH3, चारकोल के द्वारा सबसे अधिशोषण। देखिए अधिशोषण मतलब क्या कि चारकोल में क्या होगा, 80% होता है। तो क्या होता है कि ध्रुवीय गैस जो अवशोषण होता है वो क्या होगा, अध्रुवीय गैस से अधिक होता है। जो इसमें ध्रुवीय गैस होगा, इसका देखिए ऑप्शन देखिए कि अधिशोषण कौन होता है, तो ध्रुवीय गैस का अधिशोषण अध्रुवीय गैस से अधिक होता है, अब देखिए, अब आपको पढ़ाया था इसके पिछले वाले लेक्चर में डाइपोल मोमेंट। अब इसमें डाइपोल का काम आएगा। ठीक है, तो ये इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट हमने पिछला पढ़ा दिया है, तो हम इसमें डाइपोल मोमेंट को जिक्र नहीं करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि ध्रुवीय अध्रुवीय क्यों होता है। हमने ऑप्शन ये क्यों दिया हुआ है इसका कि NH3 होगा। ठीक है, ऑप्शन ये NH3 इसलिए होगा, देखिए यहाँ पर NH3। तो कह रहे हैं ध्रुवीय गैस और का अधिशोषण अध्रुवीय गैस से अधिक होता है। तो जिसमें ध्रुवीय बनेगा, तो NH3 में आपको बताया था मैंने, NH3 का क्या, नाइट्रोजन पे क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में। तो इसके पास एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, ये इससे बॉन्ड बना लेता है NH3। अब ज्यादा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ये इधर में होगा डाइपोल मोमेंट, इसका इधर ज्यादा हो तो इधर होगा, इसका ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये जो लोन पेयर होता है तो लोन पेयर ऑलरेडी इधर है। अब बताइए इसका ध्रुव बन गया ना, ये जो इधर दिया तो ये प्लस चार्ज सब होगा, यहां पर ये माइनस चार्ज होगा, तो एक तरफ माइनस बन गया। इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस चार्ज होता है, जो यहां पर क्या होता है कि आपका ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इलेक्ट्रॉन इसने लिया, खींच लिया, तब ये निगेटिव से पॉजिटिव बना। यानी इसमें देखिए इधर से इधर बना, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव तरह से क्या बना, इसमें ध्रुवीय बन गया। क्या बना, ध्रुवीय बन गया ये। ठीक है, ध्रुवीय बन गया। अब क्या बोला कि जो गैस ध्रुवीय बनाता है उसकी क्या हो जाती है, अधिशोषण ज्यादा होता है। तो देखिए ध्रुवीय बन गया, इसमें तो डाइपोल मोमेंट इसमें आ गया। तो लोन पेयर जितने भी आपके होते हैं, अब इसकी दूसरा वाला केस जो है इसमें NCl3, बोलेगा सर NCl3 में भी होगा। देखिए NCl3 में क्या हो जाएगा, NCl3 जो ई ऑप्शन है सी नंबर, NCl3 में क्या हो जाएगा, N यहां पर है और यहां पर Cl है, यहां भी Cl है और यहां भी Cl है। ठीक है, इसके पास भी एक काफी में यहां पर है जो लोन पेयर है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, यहां पर Cl है, इसमें अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, कितना हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। अब यहां पर जो लग रहा है ये तो इधर लगेगा। तो जो लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, इक्विवेलेंट बॉन्ड से। डाइपोल मोमेंट का पिछला लेक्चर हमें देख लीजिएगा, पूरा डाइपोल मोमेंट इसलिए पहले पढ़ाया हुआ है।
तो यहाँ पर ज्यादा एकाकी युग्म है, इसके एकाकी युग्म ज्यादा होता है। अब क्या बताइए कि एक तरफ इधर खींच रहा है, एक तरफ इधर खींच रहा है, डाइपोल मोमेंट क्लोरीन का ज्यादा होता है, किससे? नाइट्रोजन से। ये जो ये होता है क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति, वो क्लोरीन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो ये अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, इधर देखिए अपने तरफ खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। तो इस यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे कि फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स में भी जीरो हो सकता है, यानी इसमें तो होगा, हो सकता है कि ये देखिए ये अगर कम है, अगर ये खींच रहा है 20 न्यूटन से, ये भी खींच रहा है 20 न्यूटन से, ये भी खींच रहा है 20 न्यूटन से, तो ये खींच रहा है माने 80 न्यूटन से, कितना न्यूटन से? 80 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स यहाँ पर तो कुछ लग रहा है, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन इससे कम हो रहा है, क्योंकि इसका सारा डाइपोल मोमेंट एक ही दिशा में है। इसका डाइपोल मोमेंट देखिए, ये क्लोरीन का इधर है, अपोजिट में किसका है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन जो आपका एकाकी युग्म होता है लोन पेयर, उसका जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है? ज्यादा होता है, किससे? आपके ये जो बना हुआ है कोवलेंट बॉन्ड से। इसलिए यहां भी फोर्स तो होगा, लेकिन उतना फोर्स यहां पर नहीं होगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा ये बना सकता है, ये थोड़ा सा ये माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा ये प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा ये माइनस हो सकता है, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट बनेगा उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना ये NH3 का है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। इसमें भी होगा लेकिन कम होगा। H2 में तो क्या है, डाइपोल ध्रुव बनेगा ही नहीं, क्योंकि H2 को बता दिया था। H2 क्या होता है, देखिए यहाँ पर H2 है, तो H2 का एक H, ये हो गया दूसरा H, दूसरा H। अब ये सेम एलिमेंट है तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा? ये तो अध्रुवीय हो जाएगा, इसमें ध्रुव नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेट फोर्स है जीरो हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट बताया था। तो नेट जो आपका डाइपोल मोमेंट है म्यू का मान ये भी जीरो, और जब जीरो हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है? ये नॉन पोलर होता है। कैसा होता है? नॉन पोलर। ये पोलर होगा नहीं, और जब पोलर नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये अधिशोषण नहीं होगा। तो पहला यही पॉइंट आपको बस याद रखना है कि द्विध्रुवीय गैस का अधिशोषण अध्रुवीय गैस से अधिक होता है। तो NH3 में आपका ऑप्शन ये सही है, NH3 में ज्यादा ध्रुवीय बन रहा है, इसका अधिशोषण ज्यादा होगा। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन से हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, P2O5। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए P2O5 अच्छा है एक। अब क्या है ये अच्छा? ये अवशोषक एक अच्छा है। क्या है? P2O5 एक अवशोषक बहुत अच्छा है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें P2O5 क्या है? ये एक अवशोषक बहुत अच्छा है, बी ऑप्शन इसमें सही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। एक अच्छा क्या है? अवशोषक है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में है रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती हैं? देखिए यहां पर आ गया रासायनिक अधिशोषण, अभी पहला ही क्वेश्चन में बता दिया था आपको इसका। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती हैं? आपको बता दिया था एक परत होती है। कितना? ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, एक परत होता है। तो 5वां का क्या हो जाएगा आंसर? एक हो जाएगा। फिर दूध एक उदाहरण है, 6 नंबर क्वेश्चन। दूध एक उदाहरण है जेल का, सॉल का, निलंबन का और पायस का। ठीक है। तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि दूध का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है? एक पायस का होता है। ठीक है। पायस का क्यों होता है? कि द्रव द्रव मिलकर के पायस बनता है। तो 6 का ऑप्शन का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 का आ गया, 6 का हो जाएगा पायस। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इसका हो जाएगा पायस का। पायस का क्यों होगा? कि द्रव अद्रव कभी भी आपस में मिलता है तो क्या बनता है? पायस बनता है। क्या बनता है? पायस बनता है। ठीक है। द्रव द्रव आपस में मिलता है तो हमेशा क्या बनता है? पायस बनता है। ठीक है। तो पायस क्या है? एक द्रव द्रव का ऑप्शन है, तो पायस का। ठीक है। दूध का है, पायस का उदाहरण है, तो याद रखिए इसमें द्रव द्रव। यह सवाल पूछ सकता है कि द्रव और द्रव, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो तो क्या होता है? कोलाइड सॉल्यूशन पायस होता है। कैसा होता है? पायस होता है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में है सामान्य ताप एवं दाब पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? ये तो सबको पता है, सामान्य गैस और दाब पर 1 मोल का आयतन किस पर होता है? ये तो हम लेवल में पढ़ चुके हैं। क्या हो जाएगा इसमें? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है। ये बी ऑप्शन है। कैसा ऑप्शन है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लीविस अम्ल है। हाँ, ये आपका फुल एक्सप्रेशन होगा। निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्या हो जाएगा? पूछ रहा है प्रबल लीविस अम्ल, लीविस अम्ल।
ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए में क्या दिया हुआ है, BF3, ऑप्शन ए में दिया हुआ है BF3, ऑप्शन ए में BF3, और बी में ऑप्शन दिया हुआ है BCl3, और सी में ऑप्शन दिया हुआ है BR3, और डी में ऑप्शन दिया हुआ है BI3। क्या दिया है, BI3 आई है BI3। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका, कितना ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शन दिया है आपका ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। तो परबल लुईस अम्ल, देखिए परबल लुईस अम्ल क्या होता है कि लुईस अम्ल वह है जिसके सेंट्रल एटम एकाकी युग्म को ग्रहण करते हैं। देखिए अब लुईस अम्ल की बात करें, लुईस अम्ल किसे कहते हैं, लुईस अम्ल, देखिए अगर लुईस अम्ल देखा जाए तो लुईस अम्ल वे हैं जिनके सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल में एटम होगा, सेंट्रल एटम क्या करेगा, एकाकी युग्म को ग्रहण करेगा, एकाकी युग्म को, एकाकी युग्म, एकाकी युग्म मतलब लोन पेयर, कौन होता है, लोन पेयर जो दो होता है, एकाकी युग्म को जो ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल होता है, और जो देता है वो लुईस बेस होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं क्या कि जिनके सेंट्रल एटम के पास कम इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कह सकते हैं जिनके सेंट्रल एटम के पास कम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कम इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो क्या होता है, लुईस अम्ल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी BF3 की बात करते हैं। ठीक है, BF3 का क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ BF3, चाहे इसका हम अगर बोलें तो डायरेक्ट आंसर बोलें तो BI3 होगा, आंसर क्या होगा 8 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा BI3। कौन सा, BI3। अब क्यों होगा इसका रीजन बता रहे हैं आपको, अब एक एक करके आपको इसका रीजन बता देते हैं कि क्या होता है, पहले BF3 का बता देते हैं तो आपको पता चल जाएगा BI3 क्यों होता है। ठीक है, दिख रहा है इसमें, इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं और ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले BF3। BF3 में देखिए होता क्या है, ये बोरोन है, इसका 2 फ्लोरीन होता है, कितना होता है, इसके 2 और 3 फ्लोरीन जोड़ना है, तो 1 फ्लोरीन हमने जोड़ दिया यहाँ पर, और इसके 2 फ्लोरीन जोड़ दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये BF3 हो गया। अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, इसको इलेक्ट्रॉन कोई लोन पेयर नहीं बचा इसमें। देखिए अब क्या होता है इसमें, अगर जब देखा जाए सिर्फ बी की बात करें हम, तो बोरोन होता है जिसका परमाणु संख्या होता है 5, कितना होता है, आंसर तो BI3 होगा, याद रखिए मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कि ये BF3 है, BCl3 है, तो इससे आपको एक एक्सप्लेन कर दूंगा तो मैं सब आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा, एक एक करके सब आपको बता देंगे, क्योंकि नया पेज पे बता देते हैं, नया पेज को ले लेते हैं। देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्यों क्या होता है। अब एक 8वां क्वेश्चन आपको बताते हैं, जिसका आंसर हमने क्या बोला था कि आंसर होगा डी ऑप्शन BI3। क्या होगा, BI3 एक परबल लुईस अम्ल है। BI3 क्या है, एक परबल लुईस अम्ल है, परबल लुईस अम्ल है। इस सब में जितना भी है ना, इस सब में परबल लुईस अम्ल है, BF3 से, BCl3 से, BR3 से, BI3 का एक परबल लुईस अम्ल है। क्यों है, रिजल्ट समझिए, एक एक स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले देखते हैं BF3 का। ठीक है, तो BF3 का स्ट्रक्चर जो होता है, एक B यहां पर हो गया, और एक यहां पर, एक F यहां पर, और एक F यहां पर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या कि B के जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है 5, यानी 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है, एक 1 हो गया। इसी में देखिए जब फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9 होता है। ठीक है, इसका हो जाता है 1s2 2s2 और 2p5, 5 हो गया। तो अब यहां पर क्या होता है कि देखिए इस बी में भी क्या है कि p ऑर्बिटल है जो खाली है। ठीक है, p ऑर्बिटल जो है देखिए भरा हुआ है, और इसमें जो और ऑर्बिटल होगा इसमें खाली भी है, जैसे p है यहां पर, ये ऑर्बिटल भरा हुआ है, ये p ऑर्बिटल भी खाली है, तो 2p भी खाली है यहां पर, और 2p भी जब क्या होगा फिल भी होगा, और खाली भी रहेगा ना और फिल भी रहेगा। तो किसका रहेगा, बोरोन की बात करें तो बोरोन में देखिए यहाँ पर खाली है, बोरोन में क्या है यहाँ पर खाली है। तो देखिए बोरोन पर जब खाली है तो खाली वाले कैसे दर्शाते हैं, मान लीजिए इसका ऑर्बिटल खाली है, ये क्या है 2p है, कैसा है 2p है। ये बोरोन का जो यहाँ पर देखिए खाली है, फुलफिल है, ये नहीं फुलफिल है 1 है।
लेकिन यहाँ पर 6 चाहिए हमको, 2p6 यहाँ 5 है, यानी कह सकते हैं इसको क्या कि जो ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है यहाँ पर इसके f के ये भरा हुआ है, इसको भरा हुआ को ऐसे दिखा देते हैं, ये मान लीजिए p ऑर्बिटल है भरा हुआ है, ये भी क्या है 2p ही है, जो क्या है ये भरा हुआ है ऑर्बिटल है। तो अब क्या होगा इनके बीच में, अब ये देखिए इसके बीच में जो भरा हुआ है इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये क्या करता है, इधर भी अट्रैक्शन करेगा, जो यहाँ पाई बॉन्ड बनता है, यहाँ पाई बॉन्ड बना सकता है, ये भी है तो यहाँ बना सकता है पाई बॉन्ड बना सकता है। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है पहले, इसलिए पाई है। कोई बॉन्ड बनता है अगर सिंगल बॉन्ड बना हुआ तो पहले क्या होता है सिग्मा, और फिर डबल बन गया तो एक सिग्मा एक पाई होता है, फिर ट्रिपल बन गया तो एक सिग्मा दो पाई बनता है, ठीक है। तो एक ऐसे बॉन्ड बनता है, पहला एक बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, और उसके बाद जो भी बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनता है, तो कभी 3 बॉन्ड बना तो एक सिग्मा और इसमें 2 पाई होता है। देखिए एक बॉन्ड जो ये बना हुआ है कोवलेंट बॉन्ड, इसमें सिग्मा बन गया। यहां जो क्या करेगा कि ये जो लोन पे जो भरा हुआ है यहाँ पर क्या खाली है, इसमें बीच में भी अट्रैक्शन होगा, इसको इस पास है इसको चाहिए, यहाँ अट्रैक्शन करेगा तो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा इसमें। अब ये पाई बॉन्ड बनेगा तो ये 2p बन गया। अब यही 2p क्या बन जाता है यहाँ पर p पाई बॉन्ड, यही जो बनता है यहाँ पर जो बॉन्ड बन जाता है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं p पाई बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये p पाई बॉन्ड ये क्या है आपका, ये वैकेंट वाला है, यानी खाली, क्या बोलते हैं इसको, ये खाली वाला ऑर्बिटल है, ये खाली p ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं खाली p ऑर्बिटल है ये, आइए भरा हुआ यानी फील्ड p ऑर्बिटल है, ये दोनों p ऑर्बिटल है। अब देखिए p ऑर्बिटल है तो ये तो भरा हुआ है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि 2p ओवरलैपिंग मोर इफेक्टिव होगा, जो यहाँ पर 2p और 2p जो ओवरलैपिंग होगा, जब यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर जब 2p और 2p ओवरलैपिंग मतलब क्या होगा, ये जो दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ओवरलैप करेंगे, ये क्या होगा मोर इफेक्टिव होगा, मोर इफेक्टिव बहुत प्रभावशाली होगा, मोर इफेक्टिव होगा। अब मोर इफेक्टिव क्यों होगा, रीजन क्या है, बिकॉज क्या हो जाएगा एनर्जी डिफरेंस इज सेम, एनर्जी डिफरेंस इज लेस, या एनर्जी डिफरेंस क्या है लेस है, क्यों ये भी 2p है ये भी 2, दोनों 2 ही है, ये दूसरे सेल का भी 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है और p है, तो दोनों का एनर्जी जो क्या है वो कह सकते हैं कि लेस डिफरेंस है, क्या है तो बिकॉज एनर्जी डिफरेंस इज लेस, कम है एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि 2p है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है कम है, एनर्जी डिफरेंस कम है तो इनकी ओवरलैपिंग क्या होगी ज्यादा इफेक्टिव होगी। अब ज्यादा इफेक्टिव होगी ओवरलैप, तो यहां पर क्या हो जाएगा जो आपका f ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है, अब b ऑर्बिटल जो वैकेंट ऑर्बिटल है अधिक प्रभावशाली देगा तो b के इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी। अब जिसको मान लो मोर इफेक्टिव है तो इसकी कमी तो क्या हो गया पूरा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का तो कमी रहा नहीं b के पास, क्यों क्योंकि ये देखिए मोर इफेक्टिव है, ये दोनों का जो आपका ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है लेस है, क्यों लेस है ये दोनों एक सेम है, 2 और 2 है, एनर्जी यहाँ पर लेस, एनर्जी लेस है तो 2p जो ओवरलैपिंग मोर इफेक्टिव होगा। अब मोर इफेक्टिव होगा तो जो ये b के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो क्या हो गया पूरा हो गया उसको। अब इलेक्ट्रॉन के पास जिसकी कमी होती है सेंट्रल एटम के पास वही क्या होता है लुईस अम्ल होता है, तो लुईस अम्ल तो होगा लेकिन उतना कमी तो नहीं होगा। लेकिन जैसे हम इसमें जाएंगे किसमें ऑप्शन अगला जो ऑप्शन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन में BCl3, जो बी ऑप्शन है BCl3, तो BCl3 में देखिए ये B है, यहाँ पर ये Cl है और यहाँ पर भी Cl और इधर भी Cl लग जाएगा, स्ट्रक्चर देखिए इसका Cl3 है। अब यहाँ पर ये वैकेंट है, यहाँ पर वैकेंट है, यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पर फील्ड है, ये फील्ड को ऐसे बना देंगे, फील्ड को ऐसे बना दिया, वैकेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो इसका लिखिएगा तो B का तो हमको पता ही है, B का क्या होता है 1s2 2s2 और 2p1 होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम जाएंगे क्लोरीन के पास में तो क्लोरीन का कितना होता है 17, कितना होता है 17, Z बराबर कितना होता है 17, इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना जाएगा 6 4 10 2 12 12 5 17 3p5। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो हो गया ये कितना 2p, अगर देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया 2p और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p, क्या हो जाएगा 3p। अब ये 2p ये कितना हो गया 3p। अब एनर्जी डिफरेंस जो था तो यहाँ पर क्या हो गया लेस था, यहाँ पर क्या हो गया ज्यादा हो गया। एनर्जी डिफरेंस जब ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ क्या हो गया इससे प्रबल लुईस अम्ल कौन हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी होगी किस पर इस सेंट्रल एटम पर। इस वाले केस में क्या था ओवरलैपिंग था, तो क्या था ओवरलैपिंग मोर इफेक्टिव था, क्यों था क्योंकि एनर्जी डिफरेंस लेस था, ये भी 2p ये भी 2p, यहाँ तो 2p ये भी 3p, अब एनर्जी डिफरेंस तो ज्यादा बढ़ गया। अब इस b के पास सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी,
तो ये BF3 के मुकाबले BCl3 में ज्यादा लुईस अम्ल हो जाएगा ये। तो इसी तरह जब नीचे हम बढ़ते जाएंगे ऑप्शन में, सी ऑप्शन में जो था वो मेरा है क्या, बी, सी ऑप्शन देख लीजिए क्या है, किधर गया, BR3 क्या है, बी, अब BR3, तो अब इसमें भी BR3 होगा तो इसमें क्या हो जाएगा बी, यहां पर एक BR, यहां पर भी एक BR और यहां पर भी एक BR हो जाएगा। अब यहां भी क्या हो जाएगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल, यहां पर फील्ड पी ऑर्बिटल, ये हो जाएगा 2p। अब 3 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, लिखिए ऑर्बिटल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 4p आ जाएगा। एनर्जी डिफरेंस और ज्यादा, अब इसके पास और ज्यादा तो इसके पास सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन की और कमी, तो ये ऊपर वाले से भी परबल अम्ल हो जाएगा, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, लुईस अम्ल हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर डी पे जाएंगे, ऑप्शन यहाँ डी पर क्या है, BI3 है। अब BI3 में क्या हो जाएगा, इधर बी हो गया, इधर में आई हो गया, यहाँ पर आई और यहाँ पर भी आई हो गया, ये हो गया पी ऑर्बिटल खाली, यहाँ पी ऑर्बिटल भरा हुआ, पी ऑर्बिटल कौन सा इधर भरा था, पी ऑर्बिटल ये भरा हुआ। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2p ही रहेगा। अब यहां पर ये 4p है, यहां पर हो जाएगा 5p। एनर्जी डिफरेंस और ज्यादा, एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा, अब इस पर जो ओवरलैपिंग होगा उतना ही कम हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसके मुकाबले इसमें जो बी सेंट्रल एटम पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, और जिसके सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको बोलते हैं लुईस अम्ल। अभी सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन है, BI3 है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, BI3 हो जाएगा। तो हमने चारों का स्ट्रक्चर देख लिया कि क्यों हुआ। आपको याद रहे कि एनर्जी डिफरेंस क्या है, यहां पर लेस है, इसलिए क्या है, ये मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बी के पास पूरा हो जाएगा, उसके मुकाबले यहां पर एनर्जी डिफरेंस